हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह तय करेगा कि कौन सा देश 21वीं सदी में विश्व का नेतृत्व करेगा। अभी तक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यूएसए और चाइना की ही आपसी प्रतिस्पर्धा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र यही कारण है कि सिलिकॉन वैली और बीजिंग में है। पर जरा सोचिए कि क्या भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी साख स्थापित कर सकता है। भारत में भी जीनियस की कमी नहीं है जो भारतीय भाषाओं तथा भारतीय समस्याओं को ध्यान में रख करके डेटा और सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मूल प्रश्न यह है जिसका सरोकार भारतीय सिविल सेवा प्रतिभागियों को है, वह यह है भारत ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक में कहाँ फिट होता है और भारत इस क्षेत्र में क्या अनोखा कर सकता है। मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मजबूत पक्ष जैसे कि टैलेंट, डेटा, पॉलिसी और वैल्यू पर सार्थक चर्चा की जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक से संबंधित प्रश्न के उत्तर को अक्षर किया जाए। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सिविल सर्विसेज पल्स में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम लोग विश्लेषण करेंगे यह स्टैक क्या होता है, जिसे हम साधारण अर्थ में समझेंगे। दूसरा, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंडस्केप में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। तीसरा, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में भारत क्या अनोखा योगदान कर सकता है। चौथा, पॉलिसी गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत किस प्रकार का अपना योगदान दे सकता है। और एग्जाम रिलेटेड एंगल से भी हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक क्या है। इसे समझने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्काई स्क्रैपर के रूप में इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आधार होता है वह इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार होता है, जिसके अंतर्गत डेटा होती है, रॉ मटेरियल होता है, चिप्स होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। दूसरे लेयर में कंप्यूट होता है जो कि प्रोसेस करता है डेटा को। तीसरे में मॉडल होता है जो कि इंटेलिजेंस का लेयर होता है। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल और अन्य एल्गोरिथम होते हैं। चौथा लेयर एप्लीकेशन का होता है जो कि विभिन्न सेवाओं से संबंधित होता है। इसमें ऐप होते हैं, चैटबॉट होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम होते हैं, एडटेक होता है, हेल्थ टेक इत्यादि होते हैं। और सबसे ऊपर गवर्नेंस का लेयर होता है, जिसके अंतर्गत कानून आता है, एथिक्स, रेगुलेशन और संस्थाएं भी आती हैं। तो ये सभी मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक का निर्माण करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत की स्थिति विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के किस प्रकार की है। तो ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना फ्रंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च तथा बिग टेक प्लेटफॉर्म्स का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन भारत में भी संसाधन की कमी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसका डेटा है। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 लाख साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। यह विश्व टैलेंट पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, भारत में पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रूप में डेटा पाइपलाइंस है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसमें सबसे पहले आधार है, फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, कोविड-19 का कोविन है और फिर डिजी लॉकर है। भारत के पास एक विशाल कंप्यूटिंग पावर हजारों जीपीयू में है, करीब 38,000 जीपीयू है, जिसका उपयोग ट्रेनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को चलाने में किया जा सकता है। जहाँ तक डेटा सॉवरेनिटी और प्राइवेसी की बात है, तो भारत अपनी डेटा को सुरक्षित और सार्वभौम और निजी बनाने के लिए भारत ने उपाय किए हैं। इसके लिए भारत ने एक कानून पारित किया है, जिसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरा, भारत में इंडियन वर्कर का एक बहुत बड़ा भाग पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज के क्षेत्र में कर रहा है। वास्तव में भारतीय मूल के व्यक्ति मेजर ग्लोबल टेक कंपनीज के सीईओ हैं। इसमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का नाम उल्लेखनीय है। ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में ही गूगल करीब $15 बिलियन इन्वेस्ट करने का उसने अपनी इच्छा व्यक्त की है।
इसी प्रकार से भारत सरकार ने भी एक डेडिकेटेड इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया है, जिसका मेन फोकस है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा नेशनल डेटा प्लेटफॉर्म, जिसे इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोष के रूप में जाना जाएगा, उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है। भारत के ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश कर रहा है, उससे स्टार्टअप, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हाई कंप्यूट सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में सहायता मिलेगी। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि भारत विश्व को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेटा लेयर की विविधता या डाइवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। भारत एक विविधता से भरा देश है और विविधता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलचाल की भाषा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का प्रशिक्षण चूंकि केवल इंग्लिश में होता है, इसलिए वेस्टर्न डेटा भारत में काम नहीं कर सकता है। भारत इस दिशा में अपना योगदान कर सकता है अगर वह भारतीय भाषाओं के लिए मल्टीलिंगुअल डेटा सेट बना ले। वास्तव में भारत ने इस तरह का मल्टीलिंगुअल डेटा सेट बना लिया है, जिसे भारत जेन के नाम से जाना जाता है। भारत में भाषाई विविधता के साथ साथ आर्थिक विविधता भी है, अतः भारत में जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए यूनिक अनोखे डेटा सेट की आवश्यकता है और इन समस्याओं का हल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में किया जा सकता है। भारत ने इस संबंध में कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण भी किया है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। भारत की जो समस्याएं हैं वह अन्य विकासशील देश की समस्याओं के समान ही हैं। इसलिए भारत जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्माण करेगा उसका उपयोग डेवलपिंग कंट्रीज अर्थात ग्लोबल साउथ में भी लागू किया जा सकता है। इस प्रकार भारत ग्लोबल साउथ के लिए डेटा पार्टनर बन सकता है। भारत ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर सकता है जो विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। भारत ने हेल्थ, एग्रीकल्चर और शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण पहले ही कर लिया है। दूसरा, भारत टैलेंट और मॉडल लेयर में भी अपना योगदान दे सकता है। भारत पहले से ही रिसर्च लैब और स्टार्टअप स्वदेशी LLMs लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के माध्यम से कर रहा है। इसका निर्माण करने में भाषाओं तथा संदर्भ को ध्यान में रखा गया है और रखा जा रहा है। भारत के पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का एक बहुत बड़ा बेस है जो ओपन सोर्स मॉडल्स को स्थानीय उपयोग के लिए फाइन ट्यून कर रहा है। तीसरा, भारत कम लागत में उच्च गुणवत्ता के आर्टिफिशियल टैलेंट प्रोवाइड कर सकता है। चौथा, भारत के पास कम खर्चे में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जो ऐसे मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसे लो कॉस्ट हार्डवेयर पर चलाया जा सकता है। यह विकासशील देशों के लिए मददगार होगा। शिक्षा की दृष्टि से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत के पास ऐसी क्षमता है कि वह विश्व के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए बैक ऑफिस का काम कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BPO हब के रूप में 1990 तथा 2000 के दशक में किया था। अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन लेयर में भारत का क्या योगदान हो सकता है जिससे कि जन समस्याओं का निदान हो, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसकी हम लोग बात करें। लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है कि मल्टीलिंगुअल डेटा सेट का निर्माण किया जा सकता है और भारत ने पहले ही भारत जेन के नाम से ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेट का निर्माण किया है। दूसरा, गवर्नेंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्सिडीज को टारगेट कर सकता है, सब्सिडीज में जो लीकेज है उसका पता कर सकता है और सर्विस डिलीवरी में सुधार भी सुनिश्चित कर सकता है। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फसलों की निगरानी तथा किसानों को विशेषज्ञ सलाह मशविरा दे सकता है। इस संबंध में एग्रीकल्चर को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप किया गया है उसमें से कुछ का उदाहरण के तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। उसमें नियोपर्क, कॉटन एस, क्रॉपिन और न्यूगो रोबोटिक्स हैं। ये सभी पेस्ट कंट्रोल से संबंधित हैं और किस तरह से पेस्ट से कीटाणुओं से फसल की सुरक्षा की जाए उसके बारे में बताते हैं। उसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में प्रादेशिक भाषाओं में एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई AI है। उसी प्रकार से हेल्थ के क्षेत्र में भी कम खर्चे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जांच ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित की जा सकती है।
इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा सेट है वह निर्मल है, जो कि कैंसर को बहुत ही सरल विधि से पता कर सकता है और यह कम खर्चे में भी होता है। जगह क्योर एआई है और एआई स्टेट भी हेल्थ से ही संबंधित एआई का निर्माण भारत में हुआ है। अंत में भारत गवर्नेंस के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है। भारत मानव केंद्रित तथा लोकतांत्रिक एआई गवर्नेंस मॉडल के लिए एक प्रभावशाली आवाज उठा सकता है। इसके लिए भारत इनोवेशन तथा प्राइवेसी और अधिकार के बीच संतुलन कर सकता है। दूसरा, इसके लिए जो अधिनायकवादी राज्य हैं उनके जो ओवर सर्विलांस हैं और बिग टेक कंपनीज की जो अनियंत्रित डोमिनेंस है उसके बीच का रास्ता अपना करके भारत ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर सकता है जो गवर्नेंस के लिए विकासशील देशों में उपयोगी हो। तीसरा, भारत स्वतंत्र नियामक संस्था तथा न्यायालय का उपयोग करके चेक्स एंड बैलेंस से संबंधित भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर सकता है। भारत इस तरह से एक बड़े विविधता वाले प्रजातंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस का टेम्पलेट दे सकता है। भारत ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल मेकिंग में ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन सकता है। और भारत के सामने जो चुनौतियां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्माण में वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो यह है कि भारत में चिप उत्पादन काफी सीमित मात्रा में है। दूसरा, नौकरी जाने का खतरा है वैसे लोगों का जिन्होंने री स्किलिंग या जिनका पुनः प्रशिक्षण नहीं हुआ है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है और भारत में फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है। चौथा, भारत में डिजिटल डिवाइड है, अर्थात भारत के जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण वर्ग अभी भी अशिक्षित है, अतः खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना और उसे उपयोग किस तरह से किया जाना है उसे बताना और उनको समझाना आसान नहीं होगा। अब इसके लिए उपाय की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकार तथा प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है। तीसरा, युवाओं तथा नौकरशाह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिटरेसी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और अंत में डेटा की कड़ी सुरक्षा तथा एल्गोरिदम फ्रेमवर्क में पारदर्शिता को सुनिश्चित भी किया जाना आवश्यक है। इस तरह से निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यह कह सकते हैं कि यह सही है कि भारत प्रत्येक लेयर को कंट्रोल तो नहीं कर सकता है, पर यह डेटा में विविधता, मानव प्रतिभा, कम लागत में हल जिसे दूसरी जगह भी लागू किया जा सकता है तथा लोकतांत्रिक गवर्नेंस मॉडल ला सकता है। भारत ग्लोबल साउथ के लिए अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपिटल हो सकता है। और इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक में हार्डवेयर में नियंत्रण से कहीं ज्यादा इसके इंक्लूसिव एप्लीकेशन और एथिकल गवर्नेंस में है, जो ग्लोबल साउथ में भी दिशा तय करेगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि इस तरह का प्रश्न सिविल सेवा की परीक्षा चाहे संघ हो या प्रदेश हो अगर आता है तो उसका हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से उसका क्या उसमें मुख्य बातों का उल्लेख किया जाना है। सबसे पहले इंट्रो में हम लोग एक जनरल पर्पस का क्या सामान्य उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद के मुख्य भाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो 4 लेयर हैं उसके बारे में बात करेंगे। भारत की क्या स्थिति है उसमें बताएंगे, भारत क्या दे सकता है उसकी बात करेंगे। फिर चुनौतियों की बात करेंगे, डिजिटल डिवाइड हो गया, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, नौकरी जाने का खतरा हो गया, चिप सीमित उत्पादन है उसके बारे में बात हो गई। तो इन सभी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे क्या चुनौतियां हैं, फिर किस तरह की नीति अपनाई जाए पॉलिसी के लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, मानव पूंजी के लेवल पर, इन सभी बातों का उल्लेख आंसर में करना होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट दीजिए, आप शेयर करिए और सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह के एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस विभिन्न विषयों पर, चाहे वो जनरल स्टडीज का हो या इतिहास का हो, उस पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।